यहाँ से एक वक्त पहले एक सुरंग निकलती होगी, एक तहखाना बना होगा जो बाहर के किसी दूसरे रास्ते की कनेक्टिविटी करता होगा। अमूमन तौर पर इन पत्थरों को बाहर किसी दूसरे राज्य से लेकर आया गया होगा। सोचकर काफी ज्यादा विचलित करती है बात कि छत के ऊपर कब्र कौन बनवाता है। इस स्थान को बोलते हैं महमूद खिलजी का मकबरा। 1469 के वक्त में जो गयासुद्दीन खिलजी थे ना, उनकी कुल मिलाकर हरम में 1600 पटरानियां हुआ करती थी। तो ये हुआ करते थे उन राजा महाराजाओं के इमरजेंसी डोर। जामा मस्जिद परिसर के अंदर आने के बाद में यहाँ पे एकॉस्टिक सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि एक बार आवाज करने पर 6 सेकंड तक यहाँ पर आवाज गूंजती है। सीरिया की वास्तुकला पे निर्मित है ये पूरी जामा मस्जिद। ऊपर की तरफ बना हुआ भाग है, वहाँ पर बैठकर जो फीमेल्स हैं वो नमाज पढ़ती होंगी। इसी इमारत को देखकर ताजमहल की नींव रखी गई। यहाँ पर एक वक्त पहले बना हुआ था मंदिर, जिसको कन्वर्ट करवाया था होशंग शाह ने अपने मकबरे में। होशंग शाह गौरी इतना क्रूर शासक था कि राजगद्दी के लिए उसने अपने पिता दिलावर खां गौरी को भी मार दिया था। राजा ने अपनी मोटी रानियों को पतला करने का एक ऐसा निजात ढूंढा कि इन सीढ़ियों पर रख दिए गए सोने के सिक्के, और रानी से कहा कि उन सब सिक्कों को उठाते हुए एक ही स्टेप में चलना है, ना तो कूदना है और ना ही भागना है। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिले धार में, और मांडू के अंदर स्थित है यहाँ का अशरफी महल, जिसका निर्माण वैसे तो हो चुका था यहाँ के परमार शासकों के समय में, लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी के समय में जो यहाँ के गौरी और खिलजी शासक थे, उन्होंने इस महल का पुनर्निर्माण करवाया था। और ये जो चौड़े चौड़े स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, भारत की ऐसी कोई और दूसरी इमारत नहीं है जहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी नामक जो राजा हुए थे यहाँ के 1469 के वक्त में, उन्होंने अपनी जो रानियां मोटी हुआ करती थी या जिनके बाल सफ़ेद हो जाते थे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो उन्होंने नेचुरल तरीके से उनको एक्सरसाइज करवाने का एक तरीका ढूंढा कि हर एक पॉइंट पे एक सोने का सिक्का रख दिया जाता था, और रानियों से कहा जाता था कि वो जितने ज़्यादा सिक्के यहाँ से उठाएंगी, उन सिक्कों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। सामने की तरफ बना हुआ था उस वक्त का विजय स्तंभ, जिसे बताते हैं कि ये एक वक्त पहले 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में केवल इतनी ही इमारत बची है। यहाँ पर आप इसके सफ़ेद संगमरमर से बने हुए उस ढांचे को देख सकते हैं जो केवल बिना छत का ही भाग बचा हुआ है। एक स्क्वायर फॉर्म की शेप आज भी यहाँ पे मौजूद है, और सफ़ेद संगमरमर के जो पत्थर हैं ये वाले इस क्षेत्र के नहीं हैं। अमूमन तौर पर इन पत्थरों को बाहर किसी दूसरे राज्य से लेकर आया गया होगा, और कॉर्नर पॉइंट पे दरवाजे लगे होंगे जिनके होल्स आज भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। स्क्विंच मेथड का वही यूज़ किया गया जिससे ऊपर की डोम बनती है। सामने की तरफ एक पवेलियन बना हुआ है, जिस पवेलियन को हम यहाँ से देख लेते हैं कि एक वक्त पहले का शाही ये वाला महल रहा होगा, जिसे अशरफी महल कहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ कब्र यहाँ देखने को मिलेगी। सोचकर काफ़ी ज़्यादा विचलित करती है बात कि छत के ऊपर कब्र कौन बनवाता है, ये वाली बात तो। लेकिन इसका हकीकत आंसर ये है दोस्तों कि ये है एक रेप्लिका, यानी कि जो कब्र होती है वो तो आपकी मिट्टी से जुड़ी होती है, ज़मीन से। ऊपर की तरफ उनकी एक रेप्लिका बनाई जाती है ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस व्यक्ति को यहाँ पे दफन किया गया होगा। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि परमार राजाओं में से भोज नामक जो राजा थे, उन्होंने इस स्थान को अपना स्कूल के रूप में बनाया था, यानी कि यहाँ पे चलता था उनका स्कूल, और जहाँ पे संस्कृत भाषा को सिखाया जाता था। लेकिन बाद के शासकों में से होशंग शाह गौरी जो शासक बने थे, उन्होंने इस हिस्से को अपने संस्कृत स्कूल को बदलकर मदरसे में तब्दील कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे जो तालीमें हैं वो अरबिक या फ़ारसी सिखाई जाने लगी, और यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी सारी जो इमारतें हैं वो बनवाई थी। महमूद खिलजी का मकबरा आज हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। दोस्तों, इस स्थान को बोलते हैं महमूद खिलजी का मकबरा। 1452 के वक्त में महमूद खिलजी ने ही उर्दू पाठशाला के अंदर इसको तब्दील किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कैलीग्राफी भी दीवारों के ऊपर की गई है, जो हमें
इस्लामिक और राजपूताना स्ट्रक्चर को जोड़ती है। यहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं सफ़ेद ताबूत के अंदर, और ऊपर की जो इमारतें हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। 7 मंजिला इमारत रही थी एक वक्त की है, लेकिन आज केवल खंडहर इसके कॉर्नर पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उनको भी देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ अरेबिक या फारसी जो कैलीग्राफी है उसके ताबूत और पत्थर पे निशान, वो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि हमें इसकी वास्तविकता का मालूमात होता है। और ये वाला जो स्थान है दोस्तों 1440 के वक्त में होशंग शाह गौरी ने बताते हैं पुनर्निर्मित शुरू किया था, लेकिन 1469 के वक्त में जो गयासुद्दीन खिलजी थे ना, उनकी कुल मिलाकर हरम में 1600 पटरानियाँ हुआ करती थी, और उन सभी का रहने का स्थान भी नीचे वाले हिस्से में बताया जाता है, उसको भी देखेंगे। ये कुछ कॉर्नर पे पॉइंट्स देख सकते हैं भाई आप। अब दोस्तों हम नीचे जाएंगे और उस पाठशाला को, मदरसे को यहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में हुआ 1452 के वक्त में एक युद्ध, जिसमें महमूद खिलजी बोलते हैं कि मैं जीता और महाराणा कुंभा बोलते हैं कि मैं जीता, और दोनों ने अपने अपने स्थान पे बनाया विजय स्तंभ। महमूद खिलजी ने बनाया ये वाला विजय स्तंभ जो आज ध्वस्त हो चुका है, और महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया विजय स्तंभ, आज भी साक्षात तौर पे खड़ा हमें दिखाई मालूम पड़ता है, जिससे कि ये पता लगता है कि दोनों में से सत्य विजय किसकी हुई होगी। और दोस्तों नीचे वाला जो हिस्सा आज हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 108 कमरे बने हुए हैं, और इन कमरों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी के वक्त में संस्कृत विद्यालय चला करता था, यानी कि संस्कृत भाषा को सिखाया जाता था, क्योंकि हमारे पहले के जितने भी पाठशालाएं होती थी उनमें संस्कृत का ही प्रचलन था। लेकिन 15वीं शताब्दी के समय में जब गौरी और खिलजी शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने इसे मदरसे में तब्दील किया, जिसके बाद में यहाँ पर उर्दू तालीम सिखाई जाने लगी। और ये छोटे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रकार का हॉस्टल बना दिया गया था। इन्हीं कमरों के अंदर उनकी क्लासेस लगा करती थी, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे। और ये एक लंबी गैलरी देखने को आपको मिलती है। ऐसा भी पता लगता है कि ये वाला जो स्थान है वो उस समय का विद्यालय था, तो यहाँ पे ज़रूरत की सारी पुस्तकें थी। इस हिस्से में हमें काफ़ी अंधेरा दिखाई देता है, तो पहले के समय में मशाल या फिर दिए लगाए जाते होंगे रोशनी करने के लिए। कॉर्नर पॉइंट पे आपको बहुत सारे कमरे एक कतार में बने हुए दिखाई देंगे, तो ये हुआ करता था उन समय के पुराने कमरे। तो दोस्तों इसकी आर्च और इसके जो बनावट के पत्थर हैं, इसमें आपको पुरानी और नई दोनों शैली को देखने का मौका मिलेगा। और इस वाले हिस्से में देखेंगे आप तो यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। जो हमने ऊपर मकबरे देखे थे उनकी रियल कब्र ये हुआ करती थी, यानी कि ऊपर की तरफ जो देखा हमने वो एक ताबूत था सिर्फ, और नीचे की तरफ थी इनकी रियल कब्रें। यहाँ हम लगभग लास्ट वाले हिस्से में आ गए हैं, और कुछ खंडर भाग इसके पीछे वाले हिस्से से भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक कतार में पीछे की तरफ फैला हुआ इसका बहुत बड़ा भाग, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी और होशंग शाह गौरी के समय की जो इमारतें हैं और पुरानी जो परमार राजों की इमारतें हैं, उनके अवशेष यहाँ दूर तक फैले हुए आज हमें दिखाई मालूम पड़ते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार की होशंग शाह गौरी ने एक और इमारत बनाई थी, वो इसके जस्ट सामने है, जामी मस्जिद उसको बोलते हैं। और इस तरफ कॉर्नर पे ऐसा एक राउंड बुर्ज बना हुआ है, और इस बुर्ज के ऊपर देख सकते हैं गेट की बनावट, और इसके ऊपर की गई जो पत्थरों की टेक्निक है, उससे आप इसकी मोटाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऊपर वाले हिस्से में एक सेंटर में जो झूमर की आकृति दिखाई दे रही है, वो आपको राजपूताना शैली साफ तौर पर पता लगती है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बुर्ज के नीचे वाले हिस्से में भूमिगत जाता हुआ उस समय का एक पुराना रास्ता, जिसको आगे से बंद कर दिया गया है, जिससे साफ तौर पे पता लगता है कि यहाँ से एक वक्त पहले एक सुरंग निकलती होगी, एक तहखाना बना होगा जो बाहर के किसी दूसरे रास्ते की कनेक्टिविटी करता होगा। और दोस्तों आज के वक्त में यहाँ पे केवल हमें कूड़ा ही दिखाई मालूम पड़ता है, लेकिन सामने वाला जो दरवाजा है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो उस बंद रास्ते को देख सकते हैं,
हैं उसके कुछ सबूत यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिखाई मालूम पड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा स्थान है ना, ये इस अशरफी महल के एक कॉर्नर पे हमें देखने को मिला, यानी कि गुप्त तरीके से आप इस मार्ग से आ सकते थे या जा सकते थे और किसी को भनक भी नहीं लगती होगी। तो ये हुआ करते थे उन राजा महाराजाओं के इमरजेंसी डोर, जिन डोर की मदद से या रास्तों की मदद से, सुरंग टनल की मदद से वो जैसे ही कोई भी असुरक्षा महसूस करते होंगे तो यहाँ से वो दूसरे रास्ते पे निकल जाया करते थे। तो इस तरह के रास्ते हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। जामा मस्जिद परिसर के अंदर आने के बाद में यहाँ पे एकॉस्टिक सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि एक बार आवाज करने पर 6 सेकंड तक यहाँ पर आवाज गूंजती है। तो एक बार मैं जय श्री राम बोलता हूँ, यहाँ पे जय श्री राम। दोस्तों ये जो आवाज गूंज रही है ना, इसे बोलते हैं एकॉस्टिक सिस्टम। उसके पीछे की वजह है यहाँ पे जो इसकी बनावट आप लोगों को देखने को मिलेगी ना, इस बनावट की वजह से ही यहाँ पर ये जो तकनीक है वो उभर कर आती है। और होशंग शाह के द्वारा बनवाई गई ये वाली जो जामा मस्जिद है, ये भारत की बड़ी बड़ी जामा मस्जिदों की श्रृंखला में ही शामिल है। इसका जो डोम है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा भी है और काफ़ी भव्य भी हमें देखने को यहाँ से मिलता है। ये इसकी पूरी डेप्थ देख सकते हैं दोस्तों आप। और इसी के साथ में जब हम इसके अंदर वाले हिस्से में कदम रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को उस समय की एक भव्य कला को देखने का मौका मिलेगा। सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा और सामने वाले हिस्से में आप लोगों को बहुत बड़े ऊंचे दरवाज़ों के साथ में 3 बड़ी बड़ी डोम दिखाई देंगी इसके कॉर्नर पॉइंट पे, जिनको आप एक कतारबद्ध तरीके से देख सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि ये वाला एक सभा कक्ष रहा था, यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी और इसका वास्तविक जो निर्माण है वो तो राजा भोज के समय में हो गया था, जिस समय इसको दीवाने आम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे उनके मंत्रीगण बैठते थे, सिपाही लोग बैठते थे। लेकिन 1440 के वक्त में जो होशंग खां गौरी थे, उन्होंने इस स्थान को अपनी नमाज पढ़ने के लिए बनाया, इसीलिए इसका नाम आज के वक्त में हम जामा मस्जिद या जामी मस्जिद कहते हैं, जहाँ पे लोग जमा होकर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। तो सामने का पूरा जो पवेलियन है वो बेहद ही खूबसूरत है और काफ़ी देखने लायक बनता है। यहाँ पर भी इसकी कुछ वास्तु जो कला है वो दमिश्क के अंदर जो तरीका अपनाया जाता है इस जामा मस्जिद को बनाने का, वही पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सीरिया की वास्तुकला पे निर्मित है ये पूरी जामा मस्जिद। और दिल्ली, भोपाल, चेन्नई के जितनी ही बड़ी बनी हुई है मांडू की ये वाली जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद के ऊपर जो नीले रंग की टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेपिस लेजुली, अफ़गान का सबसे महंगा पत्थर होता है वो, जो सामने की तरफ आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। ऐसा बताते हैं कि परमार शासकों के समय में राजा का जो सिंहासन है वो यहीं पर लगता था दोस्तों, और इसके साथ वाले हिस्से में बैठा करते थे मंत्रीगण। लेकिन होशंग खां गौरी के वक्त में ये नमाज को पढ़ने का स्थान बनाया। काबा की तरफ फेस होता है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। इधर वाले हिस्से में जो इस्लामिक गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं, उसके लिए बनाया गया स्थान है ये। और हमने इस वाले हिस्से को देखा है, कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि इसके नीचे की तरफ वाले हिस्से में तहखाने बने होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। फीमेल्स के बैठने का अलग से स्थान हम वहाँ पर देख पा रहे हैं। जो ऊपर की तरफ बना हुआ भाग है वहाँ पर बैठकर जो फीमेल्स हैं वो नमाज पढ़ती होंगी, जिसे मुलुक खाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा भी पता लगता है कि जेंट्स के बीच में फीमेल्स नमाज नहीं पढ़ती हैं, तो उस आधार पर इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि ये वाला जो स्थान है वो रानियों के लिए रहा था, जिसको बाद के शासकों ने तब्दील करके फीमेल्स के नमाज पढ़ने वाले स्थान के नाम से इसको बताया है। और ये जामी मस्जिद का जो पूरा हिस्सा है देखेंगे पूरा कन्वर्टेड भाग है, बट आज के इतिहास के अनुसार इसे हम होशंग खां गौरी का बहुत बड़ा मस्जिद या फिर नमाज पढ़ने के स्थान के नाम पे जानते हैं। इसी प्रकार से पास में उनका मकबरा बना है, उसको भी देखते हैं।